षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र के तहत उसने 4 वर्ण की व्यवस्था की। अब ये 4 वर्ण क्या है, तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि 4 वर्ण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था है। अब ये 4 वर्ण की जो व्यवस्था है, इस 4 वर्ण की व्यवस्था में ना हमारे लोग ब्राह्मण है, ना हमारे लोग क्षत्रिय है, ना हमारे लोग वैश्य है, ना हमारे लोग शूद्र है। जब हम 4 वर्ण की व्यवस्था में आते ही नहीं है, इसका मतलब कि ये जो व्यवस्था बनाई ये ब्राह्मण ने बनाई, और इस व्यवस्था का जिन लोगों ने विरोध किया, जिसने बोला कि हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, तो जब नहीं मानने वाले थे इसके ब्राह्मणों के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे। तो जो लड़ते थे, झगड़ते थे, तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ये हमारी व्यवस्था को नहीं मानते, हमारा काम नहीं करेंगे, हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। तो ऐसे लोगों को उसने गांव से बाहर धकेल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद उसके ऊपर खाने पीने का प्रतिबंध लगा दिया। जब हमारे लोगों को खाना पीना नहीं मिला, लेकिन संघर्ष करते रहे, उसी संघर्ष करते करते जब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जब खाना नहीं मिलता था, तो ऐसे लोगों ने मरे हुए जानवर का मांस खाके अपना बाल बच्चों का परिवार पोषण किया। जब हमारे लोगों ने मरा हुआ जानवर का मांस खाना शुरू किया उस समय पे, तब ब्राह्मणों ने पता किया कि ये लोग गंदे लोग हैं, ये लोग मरा हुआ जानवर का मांस खाते हैं, और उसको अस्पृश्य घोषित कर दिया। जब हमको अस्पृश्य घोषित कर दिया, पावरी जाति के लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, चांडाल जाति के लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, कैसे कर दिया। लेकिन ये बंगाल की सिचुएशन के संदर्भ में बंगाल की परिस्थिति अलग। बंगाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश का शासन था, और इस पाल वंश के शासन में पाल वंश का राजा था बोधिष्ठा, और बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, तो वहां के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते थे। ये पाल वंश के शासन में जाति व्यवस्था नहीं थी, सब समान था, सब इक्वल था। उस पाल वंश को बंगाल में सेन वंशी ब्राह्मणवादी लोगों ने खत्म किया। सेन वंश पाल वंश को खत्म करके सेन वंश ने बुद्धिज्म का यहाँ बंगाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रताड़ना शुरू कर दी। जब बंगाल में बुद्धिज्म का मानने वाले लोगों को प्रताड़ना शुरू कर दी, तो कट्टरवादी जो बुद्धिज्म के लोग थे उसकी व्यवस्था स्वीकार नहीं करते। तभी उस समय पे जो यहाँ के बंगाल के मूल निवासी जो बुद्धिज्म को मानते थे, उन लोगों ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया, और विरोध करते करते वरेंद्र का एक राजा था, उस राजा का इतना त्रास बढ़ गया था कि उसे मुक्ति पाने के लिए 36 जाति के समूह यूनाइटेड हुए। उसमें बावरी जाति के लोग थे, चांडाल जाति के लोग थे, तेली थे, माली थे, कैवर थे, जिसको कैवर विद्रोह बोला जाता। उस कैवर विद्रोह के माध्यम से ये ब्राह्मणों का राज समाप्त किया था, और ये राज समाप्त किया, और राज समाप्त करके फिर यहाँ अपनी व्यवस्था प्रस्थापित की। तभी इन ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने सोचा कि इन लोगों को ताकत के बल से नहीं जीता जा सकता है, इसलिए बुद्धि के बल से उसने काम किया। और उसी संदर्भ में चैतन्य नाम का एक वैष्णवपंथी ब्राह्मण था, उसने देखा कि इन लोगों को अगर गुलाम बनाना है, तो गुलाम बनाने के लिए उसको भक्ति के आंदोलन में भगवान की विचारधारा में जोड़ दिया। और सेन उसी चैतन्य ने हमारे लोगों को वैष्णव धर्म में प्रस्थापित करने के लिए भक्ति के आंदोलन में प्रस्थापित कर दिया, और ऐसा प्रचार किया कि अगर इस देश में, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है तो वैष्णव धर्म है, और इस वैष्णव धर्म में अगर आप लोग आओगे तो आपको मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मिलेगा। और उसी चैतन्य ने बंगाल के अंदर जो जाति नहीं थी, उसने जातियों का निर्माण किया, और जातियों का निर्माण करके उसने जातियां प्रस्थापित की, और उसने देखा कि जो लड़ाकू कौम थे, उस लड़ाकू कौम को उसने साइड में करने का काम किया। कौन सी लड़ाकू कौम? जो लड़ाकू कौम को उसने अस्पृश्य घोषित किया,
और ये अस्पृश्य घोषित करने के बाद उसने समाज में दूरियां बनाने का काम किया और आज तक हमारे समाज में दूरियां बनाने का काम ये शुरू हो रहा है। और इसके लिए ये ब्राह्मण जिम्मेदार। ये ब्राह्मणों का इतिहास सबको जानना होगा। ब्राह्मणों का इतिहास जानोगे तो अपना इतिहास अपने आपको मालूम पड़ेगा। हम ब्राह्मणों का इतिहास नहीं जानते, इसलिए हमको हमारा इतिहास पता नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास भी ब्राह्मणों ने लिखा है, तो हम ब्राह्मणों का लिखा हुआ इतिहास को मानते हैं और मानते हैं, इसलिए हम ब्राह्मणों की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वों ने ब्राह्मणों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, ब्राह्मणों की व्यवस्था को चैलेंज किया था। और जब उसकी व्यवस्था को चैलेंज किया था, उसी व्यवस्था को आज हम लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम लोग हमारा इतिहास को भूल गए हैं। हमें हमारा इतिहास को याद करना, और याद करने के लिए हमें हमारा खुद का इतिहास लिखना होगा। इतिहास वही लिख सकता है जो इतिहास का ज्ञान, इतिहास की जानकारी रखते हुए इतिहास है। साथियों, ये जो बंगाल की धरती है, उस बंगाल की धरती में हमारे लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किए। इसका केवल आंदोलन समूह दूसरा 1872 में नमसूत्र के हरिचंद ठाकुर जी ने आंदोलन किया था, और वो स्ट्राइक के माध्यम से किया था, हड़ताल के माध्यम किया था। 6 महीने तक ये हड़ताल रखी। क्यों उसने स्ट्राइक किया था? क्योंकि हरिचंद ठाकुर उस समय पे उसकी जाति को चांडाल बोला जाता, और उस समय पे 1872 में तभी अंग्रेज की सरकार थी, और उसी अंग्रेज की सरकार के विरोध में उसने आंदोलन किया था। कहा था क्या क्या आंदोलन का सोच था कि उसने अपने गांव में एक मृत्यु हो गया था, और मृत्यु होने के बाद उसने मृत्यु भोज का अपने घर में आयोजन किया था। और जब मृत्यु भोज का आयोजन किया, पूरे गांव के लोगों को उसने इनवाइट किया, लेकिन उस गांव के लोगों में ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि तुम चांडाल हो, तुम लोग अछूत हो, हम तुम्हारे घर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए हम नहीं आएंगे। तभी उस समय पे चांडाल लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था कि अगर तुम हमारे घर पे खाने को नहीं आओगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। उसका काम का बहिष्कार कर दिया था, उसके खेतों में जाने का बहिष्कार कर दिया था, उसका सभी काम करने के लिए बहिष्कार कर दिया था। और ये स्ट्राइक उसकी 6 महीना तक यहाँ बंगाल में चलाई। ये बंगाल का इतिहास। जब 6 महीना तक वो हड़ताल चली थी, तो इस हड़ताल के माध्यम से अंग्रेज लोगों को मालूम पड़ा कर इतना महान, इतनी बड़ी हड़ताल ये कौन कर रहा है। जब वो उसका मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने को आता है, तब उसको पता चलता है कि ये चांडाल लोगों ने स्ट्राइक किया है। चांडाल लोग ब्राह्मणों के और दूसरे के खेतों में काम नहीं करते, इसलिए फसल नहीं निर्माण होती है। मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करने के बाद उन लोगों को बुलाया और पूछा कि आप ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। तभी उस समय पे उसने मेमोरेंडम दिया था कि हमारे अस्पृश्य समाज के लोगों को ये लोग अस्पृश्य घोषित किया है, हमको टच नहीं करता है, हमको बुरी नजर से देखता है। ये अगर आप लोग बंद कराते हैं तो हम हड़ताल खत्म करते हैं। दूसरा हमारा डिमांड है कि हमारे अस्पृश्य समाज के लोगों को पुलिस जब भी भर्ती आती है तभी पकड़ के लेके जाते हैं, पकड़ के लेके जाके उसको जेल में डालते हैं, और जेल में डालने के बाद उससे गंदा काम करवाता है, सफाई का काम करवाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा उसने डिमांड रखी कि हमारे अस्पृश्य के मोहल्ले के अंदर ये आप लोगों को सुख सुविधाएं सब आपको प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि अंग्रेजों के माध्यम से जो सुख सुविधा दी जाती है वो उच्च वर्णीय लोगों को दी जाती है, हमारे समाज के लोगों को नहीं दी जाती है, इसलिए वो आपको देनी पड़ेगी। ये डिमांड उसके पास रखी, तो उस डिमांड को लोगों ने थोड़ी बहुत मानी, स्वीकार की। ये आंदोलन ये बंगाल के लोगों का आंदोलन था, क्योंकि आज हम लोग अलग अलग जाति के टुकड़ों में जिसमें बांट दिया है, तो हम लोग अपनी अपनी जाति का गुणगान गाते। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमें 5 जाति जो बड़ी जाति है, उस 5 बड़ी जाति को एकजुट होना चाहिए। अगर ये 5 बड़ी जाति एकजुट हो जाते हैं तो क्या होगा कि 5 ताकत बन जाती है। ताकत बनने से आपकी 2 करोड़ की पॉपुलेशन यूनाइट हो जाती है, और अगर आपकी 2 करोड़ की पॉपुलेशन यूनाइट हो गई तो आप बंगाल में अपनी सरकार बना सकते हैं। सरकार आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना, क्यों? सरकार बनाने के लिए यूनिटी हो। आज हमारे समाज के संदर्भ में हम ये जानकारी देते हैं कि हमारे समाज की समस्या है
ये समाज की समस्या है, ये जाति की समस्या है। लेकिन क्या समस्याग्रस्त समाज, समस्याग्रस्त जातियां कभी एकजुट होने की कोशिश की है? उसको एकजुट होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। और यूनाइट होने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, लोगों को जोड़ने का आंदोलन करना। ये बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से हम लोग ये जोड़ने का काम करते हैं और इसी सिलसिले में ये हम लोगों ने ये विषय रखा है। साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म करने का काम किया। बाबा साहब का आंदोलन हमको समझना होगा। कैसे बाबा साहब ने आंदोलन में इसका व्यवस्था को चैलेंज किया? क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मणों ने 4 अधिकार अपने पास रखे थे। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, हत्या धारण करने का, ये 4 अधिकार ब्राह्मण ने अपने पास सुरक्षित रखे थे। इसके बाद उसके क्षत्रिय को 3 अधिकार दिया, 1 अधिकार माइनस कर। कौन सा अधिकार क्षत्रिय का माइनस कर दिया? कि क्षत्रिय पढ़ सकता है, हत्या धारण कर सकता है, धन संपत्ति रख सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने वाले को गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है, उसका दर्जा गुरु का होता है। तो ब्राह्मण ने कभी भी किसी को गुरु नहीं माना। ब्राह्मण सबका गुरु हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का गुरु कोई नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज मूलनिवासी बहुजन समाज के लोग अगर उसका चरण छूते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण था उसके पास गुरु बनने का अधिकार था। वो गुरु बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे छीन लिया। बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने सोचा कि ये जो चंद ब्राह्मणवादी विचारधारा जो ब्राह्मण है, ये लोग के बराबर है, ये लोग के बराबर है, और ये यहाँ एससी एसटी ओबीसी के है। ये जो व्यवस्था है, इस खड़ी व्यवस्था थी, इस खड़ी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे खत्म की? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबसे पहला प्रावधान किया कि ये जो असमानता की जो व्यवस्था है, उस असमानता की व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया कि इस देश के सभी नागरिक समान है। समान है मतलब इक्वालिटी का राइट दे दिया। यहाँ से हमारे लोगों को उठाया, व्यवस्था ऐसी कर दी, ये समानता की व्यवस्था, इक्वालिटी की व्यवस्था कर दी। और इक्वालिटी का बंदोबस्त बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ये इतना महान काम बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हम नीचे से उठा के बराबरी में लाए। आज हमारे लोग ब्राह्मणों की बराबरी में आ गए। क्या ये बराबरी का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब चलाया था तो क्या बावरी जाति के लोगों ने कोई उसको सहकार किया था, कोई सहयोग किया था? कोई नहीं किया। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बावरी जाति के लोगों को ये अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो महाराष्ट्र के थे, लेकिन उसने पूरे भारत के अस्पृश्य समाज के लोगों को ये समानता का अधिकार, ब्राह्मणों की बराबरी का अधिकार दिया। जब ये बराबरी का अधिकार दिया तो हमारे लोग, ये जो एससी एसटी रिजर्वेशन के माध्यम से ब्राह्मण की बराबरी में आ गए। जैसे यहाँ बराबरी में आ गया तो ये जो हमारा एजुकेटेड लोग है, ये ब्राह्मणों की बराबरी में आ गया। तो ब्राह्मणों की बराबरी में आने से ब्राह्मण को आज चूकता है, आज बुरा लगता है, आज उसको ऐसा लगता है कि कल तक ये इसके पुरखे हमारे चरणों में बैठते थे, आज ये हमारे सिर पे बैठे। किसने सिर पे बैठाने का काम किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल हमारे लोगों को उसके सिर पे बिठाने का काम किया। कितना महान काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में जानते हैं। अरे हमारे घर में एक तस्वीर में बाबा साहब की हम नहीं लगाते हैं। कितना महान काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन जिसने इस व्यवस्था को निर्माण की, उस व्यवस्था निर्माण करने वाले का हमारे घर में फोटो लगा होता है, हमारे घर में उसका फोटो लगा होता है। लेकिन जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने समानता में लाया, उस समानता में लाने वाले हमारे महापुरुष का हम लोगों के घर में फोटो लगा। हम बाबा साहब के विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम ये इस व्यवस्था को बचाने के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। और ये व्यवस्था को बचाने के लिए हमारे ही लोग उस व्यवस्था को बचाने का काम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारे लोगों को यहाँ जो पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद जब उसको बराबरी मिल गई तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को ऐसा घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि अभी तो हम बराबर हो गए, अभी हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं? क्योंकि यहाँ से आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को वो लोग भूल गए और उसको भुलाने का काम ब्राह्मणों ने क्यों किया?
कि यहाँ से जैसे नौकरी में लगे तो नौकरी में लगने के बाद उसका संवाद और संपर्क ब्राह्मणों के साथ हुआ और ब्राह्मणों के साथ संवाद और संपर्क होने की वजह से और ब्राह्मण उसका उच्च अधिकारी होने की वजह से उसने जैसा बोला, उसने जैसा खिलाया, उसने जैसा समझाया वैसा वो समझता रहा और ये हमारे एससी एसटी के लोग यहाँ उसका समझता रहा और समझने के बाद समाज में प्रचारित किया। क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा आदमी अगर वो कार ले लेता है तो कार लेने के बाद वो सीधा वहां लाल तिलक करता है और ब्राह्मण को बुलाता है और ब्राह्मण आके उसकी पूजा करता है। तभी हमारे अनपढ़ लोग को देखता है कि अगर वो पढ़ा लिखा आदमी ब्राह्मण को बुलाता है तो उसकी ब्राह्मण की बात मानता है तो हमारे अनपढ़ लोग भी उसका अनुकरण है। ये सबसे बड़ा कारण है। ये कारण को हमें समाप्त करना होगा और समाप्त करने के लिए ये हम लोगों ने जो वामसेक संगठन बनाया है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया है, नौकरी चाकरी वालों का संगठन बनाया है। क्योंकि नौकरी चाकरी वाले जो यहाँ ब्राह्मण के साथ आ गए, यहाँ समाज को छोड़ दिया है। तो समाज को छोड़ने के बाद उसको ऊपर से नीचे लाने का, यहाँ से यहाँ लाने का काम वामसेक संगठन का यही काम कर रहा है कि आप अभी यहाँ चलेंगे, बरोबरी तो आपकी आ गई, लेकिन समाज को छोड़ के आप बरोबर में मत जाओ, समाज के साथ जाओ, समाज के साथ तालमेल करो, समाज के साथ व्यवहार संपर्क और संवाद करो। क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा लोगों, नौकरी पेशा वाला लोगों ने समाज से नाता तोड़ दिया, तो समाज से नाता तोड़ने के बाद आज हमारी एससी एसटी के कर्मचारी की समस्या है और समाज की भी समस्या है। दोनों की समस्या है, दोनों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अगर दोनों की समस्या का समाधान करना है तो ये जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है, उस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी को समाज के साथ यहाँ जोड़ना होगा और समाज को एकजुट करना होगा और समाज को एकजुट करके समाज को जागरूक करके समाज को संगठित करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा जो हम लोगों को सबसे बड़ा अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार। क्यों पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया? क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया। उस पढ़ने के अधिकार के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 अधिकार हम लोगों को मुफ्त में दे दिया। कौन सा? कि एजुकेशन का अधिकार मिलने के बाद हमारे लोगों को नौकरी मिली तो धन संपत्ति आई, धन संपत्ति आने से हमारा विकास हुआ। इसके अलावा बाबा साहब ने तीसरा काम किया कि जो लोग नौकरी में लगे, वो पुलिस में लगे, वो मिलिट्री में गए, पुलिस और मिलिट्री में जाने के बाद उसके पास हत्यादान का अधिकार मिल गया और नौकरी में लगने के बाद, पढ़ने के बाद वो टीचर बना, गुरु बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने आप लोगों को गुरु बनने का अधिकार दिया, जो क्षत्रिय को भी अधिकार नहीं था। उस क्षत्रिय को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाने का अधिकार दिया, गुरु बनने का अधिकार दिया। आज हमारे लोग ब्राह्मण का गुरु बनता है क्योंकि हमारा टीचर जब स्कूल में पढ़ाने को जाते तो वहां ब्राह्मण के भी बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं, उसको पढ़ाते हैं, मतलब ब्राह्मण का गुरु। ये ब्राह्मण को गुरु बनाने का बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। कोई देवी देवता ने आपका उद्धार नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जब आपको गुरु बनने का अधिकार आप बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को दे दिया, तो फिर आप उसको गुरु क्यों मानते? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि इसका गुरु बनने का अधिकार समाप्त करना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका गुरु बनने का अधिकार समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने उसका दूसरा अधिकार ब्राह्मण से छीन। तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिया। कौन सा अधिकार दिया? कि हम लोग राजा बनाने का काम किया। कैसा? कि जब संविधान के पहले इस देश के अंदर जो इस व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के तहत अगर राजा बनने का होता था तो राजा बनने के लिए जब तक ब्राह्मण राज तिलक नहीं करता था तब तक उसको लोग राजा नहीं मान सकते, राजा बोलते थे। ये जो राजा बनने का अधिकार था और राजा बनाने का अधिकार था वो ब्राह्मण के पास था। जब ब्राह्मण राजा को राज तिलक करता था तब राजा जो उसका जो राज सिंहासन होता है, जो कुर्सी होती है, चेयर होती है, उस चेयर के ऊपर ब्राह्मण बैठता था और राजा उसके चरण में बैठता था और उसको राज तिलक करता था। जब उसको राज तिलक करता था, राज तिलक करने के बाद वो राजा अपना ताज और तलवार उसके चरण में रख देते। जब ब्राह्मण के चरण में उसका ताज और तलवार रख देते थे, इसका मतलब क्या हो?
राजा कौन हुआ? राजा तो ब्राह्मण हुआ। सबसे बड़ा अधिकार उसको राजा बनाने का अधिकार था, किंग मेकर का अधिकार था। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने छीन लिया कि अभी तो राजा नहीं बना सकता, अभी हमारे लोग राजा बनाएगा। जिसकी एज उस समय पे 21 ईयर होगी, और 21 का आदमी वोट डालेगा, और वोट डालने के बाद वो राजा बनेगा। राजा बनाने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। ये 3 महान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। क्या ये 3 अधिकार की हमको कदर है, हमें कीमत है? क्या ये अधिकार लेने के लिए हम लोगों ने कोई आंदोलन किया, कोई संघर्ष किया? नहीं किया, क्योंकि ये जो 3 अधिकार है हम लोगों को मुफ्त में मिल गया। जब हम लोगों को ये अधिकार मुफ्त में मिल गया है, तो ये मुफ्त के अधिकार की हमें कदर नहीं है, कीमत नहीं है। इसलिए ये जो हमारा 3 अधिकार है आज समाप्त होने की तैयारी है, समाप्त होने का। क्योंकि आज इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था है एक सामाजिक व्यवस्था है और एक शासन की व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शासन की व्यवस्था के तहत राज्य बनाने का काम किया। अगर ये संविधान बचेगा तो आप राजा बन सकते हैं। अगर संविधान समाप्त हो गया आप राजा नहीं बन सकते हैं। फिर राजा बनाने का अधिकार ब्राह्मण के पास चला गया, क्योंकि मनुस्मृति सामाजिक तौर पे ब्राह्मण की मनुस्मृति, राजनीतिक तौर पे शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान है। लेकिन आज संविधान को ये लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि ब्राह्मण का ये 3 अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने छीन लिया। इसलिए ब्राह्मण लोग बाबा साहब को सबसे ज्यादा गालियां वो देते। क्यों देते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा 3 अधिकार, महान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने छीन के हम लोगों को दिया। जब ये अधिकार हम लोगों को मिल गया, क्या इस अधिकार की रक्षा करना हमारी कंपलसरी फर्ज नहीं है? हमारी फर्ज नैतिक जिम्मेवारी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार देके राजा बनाने का अधिकार दिया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवार में लिख दो कि आप आने वाली शासक प्रति जमात। बाबा साहब ने कहा, क्यों कहा था? कि बाबा साहब को पता था कि आज उसकी घर की दीवारें नहीं है, एक दिन उसकी घर की दीवारें बनेगी। घर की दीवारें बनेगी तो घर की दीवारों में लिखेंगे कि हम आने वाली शासक प्रति जमात है। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक संदेश दिया था, क्योंकि ये जो घर की दीवारों पे लिखने का काम था, तो जिसके मकान, जिसकी छत बनती थी, जिसका दीवार बनती थी, उसके ऊपर जिम्मेवारी लगाई थी। और जिम्मेवारी के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उस रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे एससी एसटी के लोगों को जो नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद उन लोगों ने अपने पक्के मकान बनाए, पक्के दीवारें बनाई। उस दीवार में उसको लिखना था कि हम आने वाली शासन प्रति जमात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था। लेकिन इस पढ़े लिखे लोगों ने अपनी घर की दीवारें तो बना ली, लेकिन इसकी घर की दीवारों में कभी ये नहीं लिखा कि हम शासन प्रति जमात है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया। ये बाबा साहब ने कहा था। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा था? बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि उसकी कम से कम नौकरी मिलने के बाद उसकी घर की दीवारें बनेगी और वो दीवार में लिखेगा कि हम आने वाले शासन प्रति जमात है। तो कम से कम हमारे अनपढ़ लोग उसके घर से निकलेंगे तो वो देखेगा तो उसको पूछेगा, अरे ये क्या लिखा है? तो वो बोलेगा कि बाबा साहब ने बोला था कि हम शासन प्रति जमात है। जब अनपढ़ लोगों को ये समझाने की कोशिश करता तो अनपढ़ लोग जाग जाते और बोलते कि बाबा साहब ने बोला था कि हम शासन प्रति जमात है। पूछते कि हम कैसे बन सकते हैं शासक? शासक बनने के लिए वोट की जरूरत होती है, और वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उस वोट के अधिकार के तहत वोट की कीमत हमको जाननी होगी, और जानने के लिए समझनी होगी, और ये समझाने का काम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर ने लगा दी। ये पढ़े लिखे लोगों ने हमारे समाज के लोगों को पढ़ाया नहीं, हमारे समाज के लोगों को जागरूक नहीं किया। नहीं जागरूक करने की वजह से हमारे लोग अपना जो सबसे कीमती वोट है, जो राजा बनने का अधिकार है, उस राजा बनने का अधिकार को कभी साड़ी में महिलाएं बेच देती है, 100 रुपये में बेच देते हैं, दारू की बोतल में बेच देते हैं, मुर्गे में बेच। क्यों बेच देते वोट? क्योंकि उसको अपने वोट की कीमत समझ में नहीं आती, उसको पता नहीं। जो पढ़े लिखे लोगों को पता है कि वोट देने से और वोट से माध्यम से हम सरकार बना सकते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं। लेकिन इस पढ़े लिखे लोगों ने भी समाज को तैयार नहीं किया। जब समाज को तैयार नहीं किया
तो समाज में अनपढ़ लोगों ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। राजनीति शुरू करने के लिए इसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों में नेतृत्व निर्माण किया। कौन सा नेतृत्व निर्माण किया? ऐसा नेतृत्व निर्माण किया कि जो इसको इशारे पे जो काम करे उसकी बातों को माने, ऐसे नेतृत्व निर्माण किया। कैसा नेतृत्व? वो नेतृत्व हमारे समाज में आके बोलता है आप इस पार्टी को वोट दोगे तो मैं जीतूंगा, मैं आपका विकास करूंगा। हम लोग 70 साल से बंगाल में वोट देने का काम करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार गिराने का काम किया। दो ही काम हम लोगों ने किया, सरकार बनाई, सरकार गिराई। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने हमारी अपनी सरकार बनाने का सोचा? कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग पढ़े लिखे लोगों के पास है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने भी अपना दिमाग ब्राह्मणों के चरणों में गिरने रख दिया है। इसकी वजह से हमारी सरकार है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप शासक करती जमात बन सकते हो, तो शासक करती जमात बनने के लिए आप लोगों को अपना वोट के अधिकार के तहत आपके वोट की ताकत को समझना है, वोट की कीमत को समझना है। और वोट की कीमत जब आप समझ जाओगे तब आप आपका वोट नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग हमारी समस्या का समाधान के लिए हम लोग हर एक कार्यक्रम करते हैं और बोलते हैं हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? क्योंकि समस्या निर्माण ब्राह्मण करता है, तो ब्राह्मण सरकार में है, ब्राह्मण शासन में है, ब्राह्मण प्रशासन में है। शासन प्रशासन में ब्राह्मण होने की वजह से, न्याय तंत्र में ब्राह्मण होने की वजह से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी समस्या का समाधान करना है तो समाधान करने के लिए आप लोग जिस सरकार के सामने आंदोलन करते हो वो सरकार आपकी नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि आपका जो कीमती वोट है उस वोट की आपको ताकत पता नहीं है। क्योंकि आप वोट देके आते हो, वोट देने के लिए आप कीमत मांगते हो। कौन सी कीमत? ये कीमत मांगते हो कि ये वोट है, इस वोट की कीमत कितना दोगे? बोलेगा 100 रुपया दूंगा। क्या एक साड़ी लोगे? हाँ बोले एक साड़ी ले लेना। एक मुर्गा लोगे? हाँ एक मुर्गा लोगे। क्या दारू की पोटली दोगे? दारू की बोतल दोगे? तो बोले हाँ हम देंगे। जब आप अपना वोट बेच देते हो और वोट बेचने के बाद वो सरकार में जाता है, तो सरकार में जाने के बाद क्या वो आपकी समस्या का समाधान करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका वोट उसने खरीद लिया है, और जो लोग आपका वोट को खरीद लिया है वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल कल तक दुकान में था, दुकान से मैंने ये खरीद लिया। ये मोबाइल खरीदने के बाद इस मोबाइल को मैं तोड़ दूं, इस मोबाइल को मैं कुछ भी करूं, इस मोबाइल के ऊपर मेरा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि इसको मैंने खरीद लिया है। जब मैंने इसको खरीद लिया है तो मेरा हो गया। वैसे आप लोगों का वोट अगर आप लोगों ने बेच दिया है, उसने खरीद लिया है। खरीदने के बाद आपकी समस्या का समाधान करना नहीं करना उसके हाथ में है। जब तक आपके पास वोट था तब तक आपके वोट की कीमत थी। लेकिन आपने जैसे वोट बेच दिया आपकी कीमत 0 हो गई। जब कीमत 0 हो जाती है इसका मतलब हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो गया। क्योंकि हम हमारे वोट की ताकत को नहीं जानते। हमारे वोट की ताकत को जानने के लिए, समझने के लिए हमको हमारे वोट का सही उपयोग करना होगा। और सही उपयोग जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक आप सरकार बनाओगे, सरकार गिराओगे, कभी अपनी आप सरकार